गई, बहन डर गई, बहन डर गई। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, अगर मैं रैंडमली आपसे किसी कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर का नाम पूछूं जिसकी फिल्मों ने आपको बहुत ज्यादा हंसाया हो और ये फिल्में आपने टीवी पर आती हुई एक बार नहीं बल्कि कई बार देखी हो और इन फिल्मों को उतना ही एंजॉय किया हो, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग डायरेक्टर प्रियदर्शन का ही नाम लेंगे और शायद मैं भी उन्हीं का नाम लूंगा, जिनके द्वारा बनाई गई कॉमेडी फिल्मों में हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, भागम भाग, गरम मसाला, ढोल, दे दनादन, भूल भुलैया ऐसी कई फिल्में शामिल हैं। अगर आप प्रियदर्शन सर की फिल्मोग्राफी उठाकर देखेंगे तो उन्होंने मलयालम से लेकर हिंदी सिनेमा और तमिल से लेकर तेलुगु सिनेमा तक अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 90 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें से ज्यादातर कॉमेडी फिल्में ही रही हैं। और एक दौर तो हिंदी सिनेमा में ऐसा आया जब बैक टू बैक प्रियदर्शन सर की हमें कई कॉमेडी फिल्में लाइन से देखने के लिए मिली। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा से ही लोगों को इतना हंसाने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन सर की रियल जिंदगी कितनी नीरस रही है। अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा से ही लोगों को हंसाने वाले प्रियदर्शन सर की पत्नी ने आखिर क्यों 32 साल बाद उन्हें डिवोर्स दिया था। इस समय तक इन दोनों के बच्चे भी बड़े हो चुके थे, लेकिन आखिर क्यों इन दोनों के डिवोर्स की नौबत आई थी। और उस समय हुआ इन दोनों का ये डिवोर्स कोई नॉर्मल डिवोर्स नहीं था, जहां पर कई बार कोर्ट सेशन में और कोर्ट के बाहर उनकी पत्नी लिसी ने मोहनलाल को यह कहा था कि प्रियदर्शन, तुम्हारे अब अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आखिर कब और किसने प्रियदर्शन के ऊपर शादी के बाद भी दो लोगों से अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे। प्रियदर्शन और लिसी में से उस समय आखिर किसकी मां के ऊपर लोगों ने वेश्यावृत्ति जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। आखिर क्यों उस समय प्रियदर्शन और लिसी, जब इन दोनों का ही एक लड़का और एक लड़की हुई, तो इन दोनों ही बच्चों को इन दोनों ने अनाथालय में भेज दिया था। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टर प्रियदर्शन के ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। इस वीडियो में आपको प्रियदर्शन के बारे में कई ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें पता चलने वाली हैं जो कंट्रोवर्शियल तो है लेकिन पूरी तरह से सही है। और पूरे YouTube पर आपने प्रियदर्शन के बारे में इन बातों को कभी सुना नहीं होगा। तो खैर, वीडियो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखने, सुनने और समझने के बाद वीडियो के लास्ट में आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर प्रियदर्शन रियल लाइफ में अच्छे हैं या बुरे हैं। तो चलिए शॉर्ट में आपको पहले प्रियदर्शन के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। प्रियदर्शन ने अपने फिल्मी करियर में 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और फिल्म फेयर जैसे तो कई ढेरों अवार्ड उन्होंने जीते हैं। 80 के दशक से उन्होंने मलयालम फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और आगे चलकर उन्होंने अपनी कई पॉपुलर मलयालम फिल्मों का हिंदी में रीमेक बनाया है, जिनमें उनकी हेरा फेरी से लेकर हंगामा, हलचल, गरम मसाला, ढोल और चुप चुप के ये सारी फिल्में रीमेक ही रही हैं। 30 जनवरी 1957 को केरला के तिरुवनंतपुरम के एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, जहां उनके पिता एक कॉलेज में लाइब्रेरियन थे और अपने पिता के साथ में अक्सर वो लाइब्रेरी बचपन से ही जाते रहते थे। और बचपन से ही अपने पिता के साथ में वो अक्सर लाइब्रेरी ही जाते थे और अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने की उनकी आदत हो गई थी। बिल्कुल एक साधारण परिवार में प्रियदर्शन पले बड़े थे और फिल्म बैकग्राउंड से उनका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि प्रियदर्शन पहले एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और वो उस समय काफी अच्छा क्रिकेट खेलते भी थे। लेकिन उस समय उनकी आंख में एक गंभीर चोट लगने की वजह से उन्होंने क्रिकेट से अपनी दूरी बना ली और फिल्म मेकिंग की तरफ रुख किया। प्रियदर्शन ने अपने बचपन से ही इतनी अलग अलग तरह की किताबें पढ़ी थीं और इसका फायदा उन्हें आगे चलकर हुआ और वो अब खुद से कहानियां लिखने लगे थे, काफी डिटेल में स्क्रीन प्ले लिखने लगे थे। आपको बता दें कि उस समय तक मलयालम सिनेमा में जाने माने एक्टर मोहनलाल, MG श्रीकुमार और जगदीश अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर चुके थे और प्रियदर्शन भी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इन 7-8 दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था। और उस समय इनके इस पूरे ग्रुप ने साल 1978 में मिलकर एक फिल्म थिरुनट्टम के नाम से बनाई थी, जहां इनके ग्रुप में से किसी ने ये फिल्म लिखी थी, कोई इसको डायरेक्ट कर रहा था, कोई कैमरा संभाल रहा था और कोई इसमें एक्टिंग कर रहा था। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म सेंसर इशू में फंस गई और लगभग 25 साल बाद रिलीज हो पाई थी। खैर, उस समय मलयालम सिनेमा में मोहनलाल की फिल्में बतौर एक्टर लोग काफी पसंद करने लगे थे और आगे चलकर धीरे धीरे मोहनलाल ने अपने सारे ग्रुप के दोस्तों को कहीं ना कहीं फिल्मों में लगवा दिया था, जहां मोहनलाल ने प्रियदर्शन को भी बतौर स्क्रीन राइटर कई फिल्में दिलवाई और उनका करियर शुरू हो गया। और उस समय तक लगभग 10 फिल्में प्रियदर्शन ने लिखी। कुछ फिल्मों में वो हमें बतौर एक्टर भी नजर आए थे और बाद में आगे चलकर साल 1984 में प्रियदर्शन ने अपने करियर की पहली फिल्म बनाई पोक्का चोरू मुकुत्ती के नाम से, जिसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर मोहनलाल ही नजर आए थे। और बस यहाँ से प्रियदर्शन का काम चल निकला और उनकी कॉमेडी फिल्में लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे।
जिनमें उस समय थालावट्टम, चित्रम, वंदनम, किलक्कुम, बोइंग बोइंग और आराम आराम किन्नाराम जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और देखते ही देखते लेट 80s तक प्रियदर्शन की गिनती मलयालम सिनेमा के कुछ बेहतरीन डायरेक्टर्स में की जाने लगी थी, जहां प्रियदर्शन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्में मोहनलाल के साथ में ही बनाई हैं। जहां अभी तक प्रियदर्शन लगभग 90-95 फिल्में बना चुके हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा फिल्में केवल और केवल मोहनलाल के साथ में ही हैं। मलयालम सिनेमा में सफल हो जाने के बाद प्रियदर्शन ने आगे चलकर हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया, जहां उन्होंने पहली हिंदी फिल्म बनाई थी साल 1992 में आई मुस्कुराहट के नाम से। खैर ये फिल्म तो उस समय उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन आगे चलकर प्रियदर्शन ने कई सीरियस हिंदी फिल्में बनाई थीं, जिनमें गर्दिश और विरासत जैसी फिल्में शामिल हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी कॉमेडी फिल्मों की शुरुआत की और रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि उनकी कॉमेडी फिल्में कितनी ज्यादा पसंद की गई हैं। तो ये हुआ प्रियदर्शन के बारे में और उनके करियर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। लेकिन जहां उस समय प्रियदर्शन एक के बाद एक अपनी फिल्मों में सफलता की सीढ़ी चढ़ते ही जा रहे थे, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थीं जो आगे चलकर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बवाल करने वाली थीं। साल 1990 में प्रियदर्शन की शादी होती है मलयालम सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस लिसी के साथ में, जिन्होंने अभी 80 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस नजर आ चुकी थीं। उस समय लिसी ने लगभग 15 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थीं। जहां लिसी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था और उन्हें आसानी से फिल्में भी मिलने लगी थीं। और पहली बार लिसी की मुलाकात हुई प्रियदर्शन से साल 1984 में बन रही फिल्म ओदारू थाम्बा अलियारम के सेट पर, जिसमें लिसी बतौर एक्ट्रेस काम कर रही थीं और फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे प्रियदर्शन। लिसी की उम्र इस समय लगभग 16 साल थी और प्रियदर्शन उनसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े थे। लेकिन इस फिल्म के सेट पर इन दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी रही, दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और दोनों के बीच में प्यार होने लगा। और कहा जाता है कि उस समय प्रियदर्शन लिसी को इम्प्रेस करने के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम भी खरीद कर देते थे और उस समय लिसी को भी प्रियदर्शन की ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आ रही थीं। आगे चलकर आलम ये हुआ कि प्रियदर्शन की लगभग हर आने वाली फिल्म में हमें एक्ट्रेस के तौर पर लिसी ही नजर आती, जिनमें आराम आराम किन्नाराम, बोइंग बोइंग और चित्रम जैसी तमाम ऐसी फिल्में रहीं जब प्रियदर्शन ने लिसी के साथ में काम किया। और बैक टू बैक प्रियदर्शन ने लगभग 22 ऐसी फिल्में बनाई जिनमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिसी ही काम कर रही थीं। और इन फिल्मों की शूटिंग के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, यहाँ तक कि कई लोगों का तो ये तक कहना है कि ये दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे। लेकिन ये दोनों लिव इन में रह रहे थे या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लगभग 6 सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहे, लगभग 1984 से लेकर 1990 तक। और फाइनली 1990 में इन दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उस समय इन दोनों की शादी आसानी से नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थीं, क्योंकि जहां लिसी एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करती थी तो वहीं प्रियदर्शन एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। और उस समय हुई इन दोनों की शादी के लिए ना तो लिसी के परिवार वाले तैयार थे और ना ही प्रियदर्शन के परिवार वाले तैयार थे। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं तो ना तो उन्हें एज गैप नजर आता है और ना ही परिवार नजर आता है। और उस समय कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ में भी हुआ, जहां इन दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने शादी कर ली। और उस समय इस शादी के लिए लिसी ने क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और आर्य समाज के एक मंदिर में शादी हुई। जिस शादी में ज्यादा लोग नहीं थे, बस प्रियदर्शन के बहुत ही करीबी दोस्त शामिल थे, मोहनलाल भी उनमें से एक थे। लेकिन वहीं लिसी की तरफ से उनकी शादी में उनके परिवार की तरफ से कोई भी शामिल नहीं था। और इस तरह से साल 1990 में इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। और जहां इन दोनों की मर्जी से ये शादी हुई थी, लेकिन आगे चलकर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि बात डिवोर्स तक आ गई थी। और फाइनली शादी के बाद में इनका एक लड़का हुआ, एक लड़की भी हुई, दोनों बड़े भी हो गए और इसके बाद इनका डिवोर्स हुआ। तो आखिर इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या था? प्रियदर्शन की गलती थी या फिर लिसी की गलती थी? इसको समझने के पहले हमें लिसी के बैकग्राउंड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उनका बचपन कैसे बीता था और उनकी मानसिकता कैसी है। तो आपको बता दें कि लिसी की जिंदगी से जुड़ी, उनके माता पिता से जुड़ी और उनके बचपन से जुड़ी कई कंट्रोवर्शियल बातें हैं। जहां केरला के कोच्चि में रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार में लिसी का जन्म हुआ था। उनके पिता वर्की और उनकी मां अलियम्मा पुक्काटुपुड़ी कोच्चि में रहते थे, जहां लिसी के माता पिता ने भी अपने घर से भागकर लव मैरिज की थी। और उस समय इनके माता पिता ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था और ये दोनों अपना घर छोड़कर बाहर रहने लगे थे। और घर से सपोर्ट न मिलने की वजह से इनकी शुरुआती जिंदगी काफी मुश्किलों भरी रही, जहां पर कई दिनों तो इनके पिता ने मजदूरी करके भी अपना घर चलाया है।
उस समय इनके बहुत ही गरीबी के हालत थे और ऐसे में लिसी का जन्म होता है और उनके पिता ये पूरा खर्च नहीं संभाल पा रहे थे। आगे चलकर बात ये हुई कि लिसी की तरह उनकी माँ भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनकी माँ की हमारे पास कोई भी फोटो नहीं है। उस समय उन्हें अपनी फ्रेंड से फिल्मों में काम करने के बारे में पता चला और उन्होंने इसके लिए ट्राई भी किया और उन्हें यहाँ पर काम मिल भी गया। लेकिन उस समय लिसी के पिता फिल्मों में काम करने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि ये खर्च उठा पाऊंगा। लेकिन उस समय लिसी के पिता इनके फिल्मों में काम करने के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे और उनका साफ साफ ये कहना था कि जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उसी में ये घर चलाओ, फिल्मों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उस समय उनका ये सोचना था कि लड़कियों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खासकर से मलयालम सिनेमा तो हमेशा से ही इसके लिए बदनाम रहा है और आगे चलकर मलयालम एक्टर्स के कई खुलासे भी सामने आए हैं। लेकिन उस समय लिसी की माँ ये चाहती थी कि उनकी भी एक अच्छी और लग्जरी लाइफ हो और उनकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से हो, जो उनके पिता के द्वारा कमाए जा रहे पैसों में बिल्कुल भी संभव नहीं थी। और अक्सर लिसी के माता पिता में इस बात को लेकर झगड़ा लगा ही रहता था। और फाइनली ये हुआ कि एक दिन लिसी के पिता घर छोड़कर चले गए और उनकी माँ फिल्मों में काम करने लगी। उस समय लिसी की उम्र लगभग 2.5-3 साल ही थी और उनकी माँ अपना ये घर चलाने लगी थी। खैर, कई जगह पर ऐसा कहा गया कि उनकी माँ को फिल्मों में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बजाय वो कई अश्लील काम करने लगी थी, क्योंकि घर का खर्च चलाना भी बहुत जरूरी था और लिसी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जहाँ कई जगह तो ये भी मेंशन किया गया कि उस समय उनकी माँ को केरला के कई अमीर लोगों के साथ में नोटिस किया गया और कई एक्टर्स के साथ में भी देखा गया। जहां आगे चलकर साल 2001 में केरला के एक 5 स्टार होटल में ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जहां न्यूज में कई ये खबरें भी सुनने के लिए मिली कि इस गिरोह को उनकी मां ही ऑपरेट कर रही थीं। खैर, इनकी मां के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके बारे में आपको कई आर्टिकल ऐसे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। खैर, लिसी धीरे धीरे बड़ी हुई और माँ के साथ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा और आगे चलकर वो अलग रहने लगी थी। जहाँ कोच्चि में अपनी एक फ्रेंड के साथ में वो अपना रूम शेयर करके रहती थीं और यहीं से फिल्मों में काम करने लगी थीं। और 1984 में उनकी मुलाकात प्रियदर्शन से हुई और इस तरह से ये दोनों लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि कहा जाता है कि उस समय लिसी प्रियदर्शन से शादी करने के मूड में थी, लेकिन प्रियदर्शन का शादी करने का कोई भी विचार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय प्रियदर्शन के घर वाले उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढ भी रहे थे। और आगे चलकर जब ये बात लिसी को पता चली तो ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और एक बार तो उन्होंने अपनी जान देने की तक कोशिश की थी, जिसमें लिसी को काफी गंभीर चोटें भी आई थीं। लेकिन इसके बाद प्रियदर्शन उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब लिसी की माँ को यह पता चला कि लिसी प्रियदर्शन से शादी करने वाली हैं, तो उस समय लिसी की माँ ने अपने कुछ गुंडे प्रियदर्शन को धमकाने और मारने के लिए तक भेजे थे। कहा जाता है कि उस समय प्रियदर्शन और लिसी अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वहीं पर उनकी मां के द्वारा भेजे गए ये गुंडे पहुंच गए। और उस समय जैसे ही ये गुंडे प्रियदर्शन को धमकाने के लिए आगे बढ़े तो बीच में एक और जाने माने एक्टर कोचिन हनीफा आ गए, जिनको आप जानते होंगे और आपने इनको कई कॉमेडी फिल्मों में जरूर देखा होगा। उस समय कोचिन हनीफा इन गुंडों के सामने आकर खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने और इन्हें धमकाने लगे। जहां उनका ये कहना था कि अगर किसी ने प्रियदर्शन और लिसी को यहाँ हाथ भी लगाया तो वो उसका हाथ तोड़ देंगे। हालांकि उस समय कोचिन हनीफा को इतने गुस्से में देखकर ये गुंडे वहां से वापस चले गए थे। हालांकि कहा जाता है कि उस समय इन दोनों की शादी के खिलाफ दोनों के परिवार वाले तो थे ही, लेकिन प्रियदर्शन के कई दोस्त भी इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी इन दोनों की शादी होती है। लिसी क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाती हैं और लिसी से अपना नाम बदलकर लक्ष्मी कर लेती हैं। शादी के 3 साल बाद इनकी बेटी कल्याणी प्रियदर्शन का जन्म होता है और कुछ साल बाद इनके बेटे सिद्धार्थ का जन्म होता है, जो भी एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इनको आपने हृदयम और मन्नादु जैसी फिल्मों में जरूर नोटिस किया होगा। शादी के बाद कुछ सालों तक तो प्रियदर्शन और लिसी के बीच में सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थीं और इनके दोनों बच्चों के जन्म हो जाने के बाद से ही ये दोनों अपने बच्चों की परवरिश को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते रहते थे। जहां इस बारे में इन दोनों का ये सोचना था कि अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए जैसे कि आम बच्चों की होती है। और उस समय ऐसा करने के लिए इन दोनों ने आपसी सहमति से अपने दोनों ही बच्चों को कुछ समय के लिए अनाथ आश्रम में भी भेजा था, जहां कुछ दिन इनके ये दोनों ही बच्चे अनाथ आश्रम में रहे थे। और इस बारे में जब प्रियदर्शन और लिसी से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो दोनों ही अपने बच्चों को बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई परवरिश देना चाहते हैं और अपने दोनों ही बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजने वाला ये फैसला प्रियदर्शन और लिसी हम दोनों का ही था। उस समय लिसी का करियर बिल्कुल पीक पर चल रहा था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया था, जो वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। और प्रियदर्शन उस समय अपनी फिल्में बना रहे थे और लिसी अपने बच्चों को संभालने लगी थीं।
इसके अलावा लिसी उस समय प्रियदर्शन के फाइनेंस का पूरा काम संभालने लगी थीं, जहां किस फिल्म के लिए उन्हें कितने रुपए मिलने हैं और किसको कितने रुपए देने हैं, इन सब का हिसाब लिसी के पास में होता था। प्रियदर्शन हिसाब के मामले में और पैसों के लेन देन के मामले में बहुत कमजोर थे। वो केवल और केवल अपनी फिल्मों के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे और यहाँ पर नो डाउट लिसी ने एक जिम्मेदार माँ और पत्नी इन दोनों का ही रोल निभाया और अपना करियर छोड़कर प्रियदर्शन का पूरा फाइनेंस का काम संभाला। हालांकि कई सालों तक सारी चीजें बिल्कुल सही चलती रहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन दोनों का ही ईगो, जहां ये दोनों ही अपने अपने अहंकार में रहते और कोई भी किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। और जैसा कि लगभग हर परिवार में किसी न किसी बात को लेकर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि या तो हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से कोई भी इस झगड़े को शांत करता है और चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो वैसे ही इन दोनों के भी कई बातों को लेकर एक दूसरे से झगड़े होते रहते थे और कई बातों पर एक दूसरे से सहमति भी नहीं थी और दोनों के अंदर ईगो इतना ज्यादा था कि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था और झगड़ा शांत करवाने के लिए भी आगे नहीं आता था। और उस समय कई बार ऐसी चीजें हुई जो बहुत ही छोटी सी बात को लेकर स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने काफी बड़ा रूप ले लिया, जहां बीच में कई खबरें तो ऐसी भी सुनने के लिए मिली जिनमें ये कहा गया कि लिसी एक दूसरे घर में रहती हैं और प्रियदर्शन अलग घर में रहते हैं। बीच में कई बार इन दोनों के अफेयर के बारे में भी कुछ खबरें सुनने के लिए मिली, जिनमें ये कहा गया कि आगे चलकर लिसी के कुछ क्रिकेटर्स के साथ में संबंध हो गए थे और प्रियदर्शन के चेन्नई में रहने वाली एक डेंटिस्ट के साथ में और मुंबई में रहने वाली एक डिवोर्सी महिला के साथ में संबंध हो गए थे। हालांकि उस समय हमें जगह जगह ये खबरें सुनने के लिए मिली, लेकिन हम 100% इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि प्रियदर्शन और लिसी के आपसी मतभेदों के चलते इन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और इस बारे में इनकी बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने भी बताया कि इनके माता पिता के बीच में भले ही कितने झगड़े होते रहे हों, लेकिन कभी भी इन दोनों के बीच के झगड़े में या बहस में इन दोनों ने कभी भी हम भाई बहन को इंक्लूड नहीं किया है और हमें इन दोनों का ही हमेशा प्यार मिलता रहा है और हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। खैर लगभग 2012 और 13 के आसपास लिसी और प्रियदर्शन के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा हो गए और इन दोनों के बीच में दूरी काफी ज्यादा हो गई और तभी से इन दोनों के डिवोर्स की खबरें सामने आने लगी थीं। लेकिन उस समय इन दोनों ने ही डिवोर्स की इन खबरों को झूठ बताया था, लेकिन फाइनली 2014 में लिसी ने प्रियदर्शन के खिलाफ कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील दे दी और जब इस बात का पता प्रियदर्शन को चला तो उन्हें बिल्कुल एक धक्का सा लगा था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिसी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। खैर उस समय इन दोनों के डिवोर्स को रोकने के लिए दोनों के ही करीबी दोस्तों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। उस समय मोहनलाल ने भी इनका ये डिवोर्स रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जो प्रियदर्शन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और लिसी के साथ में भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। लेकिन उस समय लिसी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनके दिमाग में तो बस ये था कि उन्हें प्रियदर्शन से जल्द डिवोर्स चाहिए है। उस समय मोहनलाल ने प्रियदर्शन को समझाते हुए बोला कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई तीसरा उन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो अक्सर इन दोनों को अलग करने वाला इन दोनों का ही दुश्मन बन जाता है। ठीक वैसा ही होता है जब दो लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और कोई तीसरा इन्हें मिलाने की कोशिश करता है तो इस समय भी ये तीसरा इन दोनों का ही दुश्मन बन जाता है। खैर उस समय इस केस की अदालत में कई बार सुनवाई हुई और जज ने भी कई बार इन दोनों की आपसी सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई और कई बार इस केस के मामले में इन दोनों को अदालत आना जाना पड़ता था, जहां अब इन दोनों के डिवोर्स ने बिल्कुल एक अलग ही और बहुत ही भद्दा मोड़ ले लिया था, जहां अक्सर इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर इन दोनों की बहुत बहस होती थी, जहां तक कि कहा जाता है कि एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलने की सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी। जहां तक कि लिसी ने तो उस समय प्रियदर्शन से ये तक कहा था कि अब तुम्हारे खराब दिन शुरू होने वाले हैं। खैर फाइनली 2014 में डिवोर्स के लिए अप्लाई करने के लगभग 2 साल बाद इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जहां प्रियदर्शन की कंपनी प्रीव्यू थिएटर फॉर फ्रेम एंटरटेनमेंट का बंटवारा हुआ। इनके सोने चांदी और डायमंड के आभूषणों का भी बंटवारा हुआ। जहां तक कि उस समय ये कहा गया कि लिसी ने प्रियदर्शन से 80 करोड़ रुपए की भी डिमांड की थी। खैर अदालत ने इन सारी बातों को सॉर्ट आउट किया और इन दोनों ने अपनी सहमति से इसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए। प्रियदर्शन ने उस समय कोई भी ज्वेलरी अपने पास नहीं रखी, उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी लिसी को ही दे दी थी और प्रियदर्शन का ये कहना था कि जब उनकी बेटी कल्याणी बड़ी हो जाएगी तो ये ज्वेलरी कल्याणी की शादी में दी जाएगी। और उस समय ये सारी बातें बिल्कुल लिखित में हुई थीं और फाइनली 2016 में इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए थे। खैर उस समय इन दोनों के इस डिवोर्स के बाद में प्रियदर्शन का इस बारे में कुछ और ही कहना था और लिसी का कुछ और ही कहना था,
जहां इस डिवोर्स के बाद भी प्रियदर्शन का लिसी के बारे में ये कहना था कि लिसी ने हमेशा से ही एक जिम्मेदार माँ और एक जिम्मेदार पत्नी का फर्ज निभाया है। जहां तक कि डिवोर्स के बाद भी प्रियदर्शन ने कहा कि उनके घर का नाम आज भी लक्ष्मी प्रियदर्शन ही है। प्रियदर्शन ने बताया कि उन्हें कारों का बहुत ज्यादा शौक है और एक समय उनके पास में बहुत सारी कारें हुआ करती थीं। लेकिन जब उनका डिवोर्स हुआ था तो उस समय वो बिल्कुल तनाव और अवसाद में रहने लगे थे। उस समय प्रियदर्शन अकेले घर के कोने में बैठे पता नहीं कहाँ खोए रहते थे और कई बार तो वो खाना तक नहीं खाते थे। उस समय उन्हें ये बात समझ में आई कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये सारी चीजें तो भोग विलास के लिए बस हैं। और बस इसी के बाद उन्होंने अपनी इन सारी कारों को एक के बाद एक बेचना शुरू कर दिया था। अपने डिवोर्स के जस्ट बाद प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्हीं के शब्दों में आपको बताते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में समस्या का एकमात्र कारण अहंकार था। मैं एक रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ और मेरे मन में एक महिला का आदर्श मेरी माँ ही है। और जब हम शादी करते हैं तो हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथी का स्वभाव भी हमारी माँ के जैसा ही होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि वह एक अलग पीढ़ी से ही आती है। उन्होंने बताया कि आगे चलकर मेरे माता पिता भी लिसी को मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते थे और इतने सालों तक एक साथ रहते हुए ऐसा लगा कि मानो वो स्वर्ग में रह रहे हैं। लेकिन अब वो अलग हो गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि लिसी आज भी उनका सम्मान करती हैं। तो वहीं लिसी का इस बारे में ये कहना था कि उनका डिवोर्स प्रियदर्शन से इतने गंदे और भद्दे तरीके से हुआ है, तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों तक इन दोनों की साथ में जिंदगी कितनी गंदी और कितनी भद्दी रही होगी। यहाँ तक कि लिसी ने कहा कि अब वो लक्ष्मी नहीं बल्कि लिसी नाम से कहलाना ही पसंद करेंगी। लिसी ने बताया कि उसी समय ऋतिक रोशन और सुजैन के डिवोर्स की बातें चल रही थीं और उसी समय दिलीप और मंजू वारियर के डिवोर्स की भी बातें चल रही थीं। जहां तक कि अमला और विजय के डिवोर्स की भी बातें चल रही थीं, लेकिन इनका डिवोर्स बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। लेकिन हमारे डिवोर्स में तो एक दूसरे को गलत बोलने की पूरी लिमिट क्रॉस हो गई थी और मैं इस डिवोर्स से अब बहुत खुश हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस समय तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक एंडलेस रोड पर दौड़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन फाइनली प्रियदर्शन से डिवोर्स होने के बाद में उन्हें बड़ी राहत मिली है और वो अपनी जिंदगी अब दूसरी तरीके से शुरू कर सकती हैं। आगे चलकर प्रियदर्शन और लिसी के बेटे सिद्धार्थ ने 2023 में एक अमेरिकन से शादी करने की इच्छा जताई थी। तो उस समय लिसी ने उन्हें यह सलाह दी थी कि उन्हें पहले 1 साल साथ में रहना चाहिए और अगर सारी चीजें सही होती हैं और वो अगर 1 साल सिद्धार्थ के साथ में इंडिया आकर रह लेती है तो फिर आगे चलकर इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और फाइनली 2023 में उनके बेटे की शादी हो गई थी। उस समय डिवोर्स के बाद प्रियदर्शन बहुत ज्यादा तनाव और अवसाद में रहने लगे थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब वो फिल्में बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन उनके इन मुश्किल दिनों में मोहनलाल हमेशा उनका साथ देते रहे और उनसे हमेशा बोलते रहे कि उन्हें फिल्म बनानी चाहिए। और उस समय मोहनलाल के बार बार बोलने के बाद में प्रियदर्शन ने फिल्म ओप्पम बनाई थी, जो प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्मों से अलग हटकर एक बहुत ही इमोशनल थ्रिलर फिल्म थी और इसमें हमें मोहनलाल नजर आए थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियदर्शन के डिवोर्स के बाद में कॉमेडी फिल्मों का चार्म खत्म सा हो गया है। हिंदी में आखिरी बार उनकी कॉमेडी फिल्म हमें देखने के लिए मिली थी साल 2010 में खट्टा मीठा। इसके कई साल बाद उन्होंने फिर से एक कॉमेडी फिल्म हंगामा 2 बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई। खैर हाल फिलहाल प्रियदर्शन अपनी 2 हिंदी फिल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो दोनों ही फिल्में अक्षय कुमार के साथ होने वाली हैं, जिनमें से एक फिल्म है भूत बंगला, जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी फिल्म है हेरा फेरी 3, जिसको प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि परेश रावल फिल्म से बाहर हो गए हैं। तो अब हेरा फेरी 3 के साथ में क्या होगा, उनकी जगह पर किसी और को लाया जाएगा या ये फिल्म बंद हो जाएगी, इन सारी बातों के बारे में अभी काफी संशय बना हुआ है। खैर इस वीडियो में आपने प्रियदर्शन और लिसी इन दोनों का ही पूरा पक्ष जान लिया है, तो आपको यह डिसाइड करने में आसानी होगी कि आखिर किसकी गलती थी। वैसे वीडियो खत्म करने के पहले लिसी के नेचर के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। लिसी के पिता वर्की, जो लिसी को बहुत ही छोटे में छोड़कर चले गए थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब रही। मजदूरी करके वो अपना घर चलाते थे और कई बार तो रेलवे स्टेशन पर सोते थे। आगे चलकर 2004 में जब वो एक बार सीढ़ियों से गिरे तो उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आईं और अब वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय उनके पिता ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की कि लिसी उनको भरण पोषण के लिए खर्च दें, क्योंकि वो पैसे कमाने में अब बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और लिसी को भी बुलाया गया, जहां लिसी ने पहले तो अपने पिता को पहचानने से ही मना कर दिया और ये बोली कि वो उनके पिता हैं ही नहीं है। और अपनी बेटी के द्वारा सबके सामने ये बोले जाने के बाद में उनके पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा था
उनके पिता की आंखों में लगातार आंसू थे और उनका ये सोचना था कि उनकी बेटी इतनी अच्छी कंडीशन में है और अपने पिता को इतनी दयनीय स्थिति में देखने के बाद भी लिसी का पत्थर दिल नहीं पिघला है और वो उनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आई है। हालांकि कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही और फाइनली कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि लगभग 5,500 रुपए महीने लिसी अपने पिता को देंगी। लेकिन लिसी ने कोर्ट में जाकर ये बोला कि वो उनके पिता हैं ही नहीं है और अगर उनके पिता हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे वो किसी ऐरे गैरे को गुजारा भत्ता के तौर पर इतने रुपए हर महीने दे सकती हैं। यहाँ तक कि लिसी का ये कहना था कि मार्कशीट पर उनकी मां ने उनके पिता के तौर पर जॉर्ज का नाम लिखवाया था, तो वर्की उनके पिता कैसे हो सकते हैं और वो उन्हें अपना पिता मानती ही नहीं है। खैर कोर्ट में तो ये साबित हो गया था कि वर्की ही उनके असली पिता हैं, यहाँ तक कि वर्की का चेहरा भी काफी हद तक उनसे मिलता जुलता है। खैर अपनी बेटी के द्वारा इस तरह से ठुकरा दिए जाने के बाद उनके पिता की हालत और ज्यादा खराब रहने लगी थी और वो लगातार शराब पीने लगे थे। इसी के चलते उनके पास में थोड़ी बहुत जो जमीन थी वो भी उन्होंने बेच दी थी। उन्होंने कहा कि एक बार तो वो लिसी से मिलने के लिए उनके घर पर भी गए, लेकिन उनके गार्ड ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा था। उनके हाथ में, पैर में और चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आई थीं और ये बॉडीगार्ड उन्हें रेलवे स्टेशन पर फेंक गए थे। खैर उनके पिता आखिरी समय तक भी ये उम्मीद करके बैठे रहे कि लिसी एक दिन आएंगी और उन्हें अपने गले से लगाकर पापा बोलेंगी, लेकिन फाइनली वो दिन कभी नहीं आया और एक दिन बीमारी के चलते उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। खैर लिसी अब अलग रहती हैं, प्रियदर्शन अलग रहते हैं और उनके दोनों बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। तो ये थी पूरी बात। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कि किसकी गलती रही होगी। वैसे मैं प्रियदर्शन की फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो बहुत जल्द ही किसी कॉमेडी फिल्म से अपनी तगड़ी वापसी करें, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल तनाव और अवसाद में गुजारे हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रियदर्शन फिर से वैसी कॉमेडी फिल्म बना पाएंगे या नहीं। हमें इन सारी चीजों के बारे में अपनी राय और अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।